हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांशी पाल है टोटल डोज चैनल से। हम अपने चैनल पे एजुकेशनल, मोटिवेशनल और आजकल की दुनिया की सच्चाई के बारे में वीडियोस डालते हैं। आई होप कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे और कंटेंट आपके सामने पेश कर पाए। दुख, तकलीफ, संघर्ष और समझौता, इन चारों की सैर करने के बाद हासिल होता है हमें अनुभव, और उस अनुभव से निकलकर आता है एक कवि सामने। कुछ ऐसा ही हुआ पारिजात के साथ। पारिजात, जिन्हें विष्णु कुमारी वाइबा के नाम से भी जाना जाता है, ये एक नेपाल कवियत्री थी। इन्होंने अपने पूरे जीवन में सुखों का एहसास कभी नहीं किया। इनका सारा जीवन दुखों से भरा हुआ था। शायद यही एक कारण था इनके कवित्री बन जाने का। ये एक नेपाली जानी मानी साहित्यकार थी, जिनका जन्म 16 मई 1937 को हुआ भारत के दार्जिलिंग में। बाद में वो अपने परिवार के साथ नेपाल चली गई और नेपाल साहित्य की सबसे प्रमुख कवियों में से एक बन गई। उनकी कविता अपनी विशद और शक्तिशाली कल्पना और प्रेम, हानि और मानवीय स्थिति जैसे विषयों की खोज के लिए जानी जाती है। उनके पिता महेश्वर सिंह वैबा एक नेपाली भाषा के शिक्षक थे और उनकी माँ रामकुमारी वैबा एक गृहिणी थी। पारिजात 6 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी और एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जो शिक्षा और साहित्य को महत्व देती थी। अपने शुरुआती बचपन में पारिजात को उनके पिता के माध्यम से साहित्य और कविता से अवगत कराया गया था, जो एक उत्साही पाठक और स्वयं एक कवि थे। वो अपनी माँ की कहानी कहने से भी बहुत प्रभावित थी, जिसे वो अपनी विशद कल्पना और कहानी कहने के कौशल के स्रोत के रूप में श्रेय देती हैं। जब पारिजात 9 साल की थी, तब उनका परिवार नेपाल चला गया था और उन्होंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा काठमांडू में पूरी की। बाद में उन्होंने काठमांडू में त्रिचंद्र कॉलेज में भाग लिया, जहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। अपने बचपन के दौरान पारिजात एक अंतर्मुखी और संवेदनशील बच्चा थी, जिसे किताबों और कविताओं में सुकून मिलता था। उन्होंने कम उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनकी पहली कविता एक नेपाली पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जब वो सिर्फ 13 साल की थी, इस शुरुआती सफलता ने उन्हें लेखन में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और वो नेपाली साहित्य में सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक बन गई। पारिजात ने अपने जीवन में कई दुखद घटनाओं का सामना किया। उनके द्वारा अनुभव की गई सबसे महत्वपूर्ण त्रासदियों में से एक गंभीर दुर्घटना थी, जिसने उन्हें कमर से नीचे लकवा मार दिया। 1960 में पारिजात साइकिल पर अपने कार्यालय से घर लौट रही थी, जब वो एक ट्रक से टकरा गई थी। दुर्घटना के परिणाम स्वरूप रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, जिससे वो जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो गई। इस घटना का उन पर शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से गहरा प्रभाव पड़ा और वह अपनी विकलांगता के साथ आने के लिए संघर्ष करती रही। अपने पक्षाघात के बावजूद पारिजात ने कविता लिखना और प्रकाशित करना जारी रखा और उनके काम को नेपाल और उसके बाहर व्यापक रूप से मनाया जाता रहा। वो विकलांग लोगों के अधिकारों के लिए भी एक वकील बन गई और उनका लेखन अक्सर लचीलापन, आंतरिक शक्ति और मानव भावना की शक्ति के विषयों को छूता था। पारिजात का 4 दिसंबर 1993 को 56 वर्ष की आयु में निमोनिया से उत्पन्न जटिलताओं के कारण निधन हो गया। उनकी कविता के माध्यम से उनकी विरासत जीवित रहती है, जिसे आज भी व्यापक रूप से पढ़ा और सराहा जाता है। पारिजात शादीशुदा नहीं थी और उनके कोई बच्चे भी नहीं थे।
उन्होंने अपना जीवन कविता लिखने और महिलाओं के अधिकारों और विकलांग लोगों के अधिकारों सहित सामाजिक और राजनीतिक कारणों की वकालत करने के लिए समर्पित कर दिया। नेपाल समाज में विवाह को अक्सर महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है और अविवाहित महिलाओं को सामाजिक कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हालांकि पारिजात अपनी स्वतंत्र भावना और सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होने से इनकार करने के लिए जानी जाती थी। वो महिला सशक्तिकरण के लिए अग्रणी थी और उन्होंने अपने लेखन और सक्रियता के माध्यम से पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती दी। हालांकि पारिजात का कोई साथी या बच्चे भी नहीं थे, लेकिन उसके दोस्तों और सहकर्मियों का एक करीबी सर्कल था जिससे जीवन भर उसका साथ दिया। उनका अपने पाठकों से भी गहरा संबंध था, जिन्हें उनकी कविता से सांत्वना और प्रेरणा मिली। पारिजात की विरासत नेपाली महिलाओं की पीढ़ियों को प्रेरित करती है और व्यक्तिगत एजेंसी और रचनात्मक की शक्ति के एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करती हैं। पारिजात को जीवन भर कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रही। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी की चोट थी। पारिजात ने अवसाद और चिंता सहित मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का भी अनुभव किया, जिसके बारे में उन्हें अपनी कविता में लिखा है। उनका लेखन अक्सर इन मुद्दों के साथ उनके संघर्ष और मानसिक बीमारी के आसपास के कलंक को दर्शाता है। अपनी स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद पारिजात ने जीवन भर कविता लिखना और प्रकाशित करना जारी रखा और उनके काम को नेपाल और उसके बाहर व्यापक रूप से मनाया जाता रहा। वो अपने नेपाली साहित्य में प्रमुख हस्ती हैं और विपरीत परिस्थितियों में लचीलापन और दृढ़ता का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन काल में कविता, उपन्यास और लघु कथाओं की कई पुस्तकें प्रकाशित की। उनके कुछ सबसे उल्लेखनीय कार्यों में शामिल हैं शीर्षकों फूल, द ब्लू मिमोसा। यह पारिजात का सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला उपन्यास है, जो सियोग बीर नाम की एक युवा महिला की कहानी कहता है जो पितृसत्तात्मक समाज में अपनी जगह पाने संघर्ष करती है। विपना को कूरा, दुख की कहानी। यह पारिजात की कविताओं का एक संग्रह है जो प्रेम, हानि और मानवीय स्थिति के विषयों को पता लगाता है। जीवन बकड़ा की फूल, एक पेड़ या जीवन। यह पारिजात की कविताओं का एक और संग्रह है जो जीवन की प्रकृति और मानव अनुभव को दर्शाता है। शिरीष को फूल, द ब्लू मिमोसा। यह पारिजात की लघु कथाओं का एक संग्रह है जो नेपाली महिलाओं के जीवन और एक पितृसत्तात्मक समाज में उनके सामने आने वाली चुनौतियों की झलक पेश करती है। हाथमा रुमाल बच्चू, मैं अपनी जेब में एक रुमाल रखता हूँ। यह पारिजात के निबंधों का संग्रह है और राजनीति, संस्कृति और समाज सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार करता है। उनका काम व्यापक रूप से इसकी गीतात्मक सुंदरता और गहरी भावनात्मक प्रतिध्वनि और नेपाली समाज संस्कृति पर अंतर्दृष्टिपूर्ण टिप्पणी के लिए मनाया जाता है। पारिजात के पद्य और गद्य की विशेषता उनकी विशद कल्पना, तीव्र भावनाएं और मानवीय अनुभव में गहन अंतर्दृष्टि है। उनका लेखन अक्सर प्रेम, हानि, लिंग पहचान और सामाजिक न्यायों के विषयों की पड़ताल करता है और उनके काम का व्यापक रूप से अनुवाद किया गया है और दुनिया भर में पढ़ा गया है। अपने साहित्यिक योगदान के अलावा पारिजात को महिलाओं और विकलांग लोगों की ओर से उनकी सक्रियता के लिए भी जाना जाता है। वो सामाजिक न्याय और समानता की मुहार हिमायती थी। उनका लेखन अक्सर इन मुद्दों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, जिसमें एक गंभीर रीढ़ की हड्डी की चोट भी शामिल थी जिसने उन्हें लकवा मार दिया, पारिजात ने अपनी मृत्यु तक कविता और गद्य लिखना और प्रकाशित करना जारी रखा। उनकी विरासत नेपाल और उसके बाहर के पाठकों और लेखकों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। वो अपने नेपाल साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है। नेपाल साहित्य और समाज में उनके योगदान की मान्यता उनके जीवन काल के दौरान और उनकी मृत्यु के बाद कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें प्राप्त कुछ सबसे उल्लेखनीय पुरस्कारों में शामिल हैं मदन पुरस्कार। पारिजात ने 1965 में अपने उपन्यास शीर्षकों फूल के लिए नेपाल का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार मदन पुरस्कार जीता। साझा पुरस्कार पारिजात को उनके कविता संग्रह विपना को कूरा के लिए 1971 में नेपाल में एक और प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार
साझा पुरस्कार मिला। शिखाश्री नेपाली साहित्य और सामाजिक न्याय में उनके योगदान की मान्यता में पारिजात को 1980 में नेपाल सरकार द्वारा शिखाश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री 2005 में भारत सरकार ने पारिजात को साहित्य और सामाजिक न्याय में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया। पारिजात स्मृति पुरस्कार नेपाली साहित्य में पारिजात के योगदान के सम्मान में नेपाली साहित्यिक संगठन सहज प्रकाशन ने 1996 में पारिजात स्मृति पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार उत्कृष्ट नेपाली लेखकों को उनकी साहित्य उपलब्धियों के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता था। पारिजात का 51 वर्ष की आयु में दिसंबर 1993 को निधन हो गया। वह कई स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थी, जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी की चोट संबंधित जटिलताएं शामिल थी और उनकी मृत्यु से कई महीने पहले तक अस्पताल में भर्ती रही। पारिजात की मृत्यु नेपाली साहित्यिक समुदाय और समग्र रूप से नेपाल के लोगों के लिए एक बड़ी क्षति थी। उनका काम कई लोगों के लिए प्रेरणा और आराम का स्रोत रहा है और सामाजिक न्याय और समानता की वकालत करने में उनकी आवाज़ महत्वपूर्ण रही है। उनकी मृत्यु के बाद के वर्षों में पारिजात का काम नेपाल और उसके बाहर भी मनाया जाता रहा है और व्यापक रूप से पढ़ा जाता रहा है। वो नेपाली साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और प्रिय शख्सियों में से एक बनी हुई है। उनकी विरासत लेखकों और पाठकों की पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखती है और उनके शब्द उन लोगों को अंतर्दृष्टि और सांत्वना देना जारी रखते हैं जो इन्हें चाहते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी कहानी, आज की हमारी पारिजात की जीवनी। दर्शकों, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपको किसी अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो आपको बेहद पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।